बेतिया राज कानून, आखिर ये कानून क्या है? नीतीश कुमार सरकार ऐसा क्या कानून लेकर आए जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है? हमारे बेतिया राज की जमीन पर जो हजारों परिवार बसे हुए हैं, उन परिवारों को बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। तो लोग बसे हैं, एक दो परिवार नहीं, हजारों परिवार हैं और ज्यादातर लोग या तो गरीब हैं या फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो उनको यदि आप रातों रात बेघर कर देते हैं और उनका कोई पुनर्वास आप नहीं करते तो वो कहाँ जाएंगे? तो अब राज्य सरकार में तो कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ, वकीलों से मैंने बात की है कि दिसंबर महीने में पटना हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी, एक PIL के जरिए। जनहित बेतिया राज कानून हुआ है पास। इस पर मुझे विपक्ष से भी बहुत निराशा हुई है, तेजस्वी यादव से भी निराशा हुई है। ये अगला सवाल होने वाला जी था कि भाई आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपका ये धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि सरकार ने ऐसा काला कानून पारित। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रियो भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए, आज बिहार विधान मंडल में एक ऐसा कानून पास हुआ है जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है, बेतिया राज कानून। आखिर ये कानून क्या है? नीतीश कुमार सरकार ऐसा क्या कानून लेकर आए जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ चुका है? हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास है, जिस कानून को लेकर खास तौर पर हमारे साथ हैं और दर्शकों के बीच आए हैं। कुछ मुद्दे भी उठा रहे हैं, इस कानून को लेकर क्यों इतना विरोध हो रहा है वो भी हमें समझाने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये समझाइए ये आखिर कानून है क्या, मतलब इसका इतना विरोध हो क्यों रहा है? जी वही मैं बताता हूँ। जो बिहार विधानमंडल में देखिए बेतिया राज मतलब पास हुआ है विधेयक, और जब उस पर गवर्नर के दस्तखत हो जाएंगे तो वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और संक्षेप में इसको समझिए कि इसके बाद से बेतिया राज की जमीन पर जो हजारों परिवार बसे हुए हैं, उन परिवारों को बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। मैं ये पूरी बात शुरू से समझाता हूँ। देखिए, बिहार में बहुत सारी जमींदारियां हुआ करती थी, जैसे दरभंगा राज, बेतिया राज, हथुआ राज, टेकारी राज, बनेली राज जैसे। तो सबसे बड़ी जमींदारी तो थी दरभंगा राज, लेकिन बेतिया राज की बड़ी जमींदारी थी। कुछ लोग मानते हैं कि दूसरे नंबर पर बेतिया राज की ही जमींदारी थी। और बेतिया राज का इतिहास बहुत पुराना रहा है। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह अकबर था, उसने पहली बार उदय करण सिंह को चंपारण का शासक बनाया था, और बाद में अकबर के पोते शाहजहां ने वहां के राजा को, चंपारण के शासक को, बाकायदा राजा की उपाधि दी। और ये जो था बेतिया राज, मुख्यतः चंपारण के इलाके में था। चूंकि इसकी राजधानी बेतिया थी इसलिए इसको बेतिया राज कहते हैं। चंपारण जानते हैं दर्शक लोग, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। वहां दो जिले हैं बिहार के, पूर्वी चंपारण जिसका मुख्यालय मोतिहारी है, पश्चिमी चंपारण जिसका मुख्यालय बेतिया है। अब देखिए क्या हुआ था कि 1893 में जो आखिरी राजा थे बेतिया के, हरेंद्र मोहन सिंह नाम था, उनकी मौत हो गई और वो निसंतान मर गए, उनके बाल बच्चे नहीं थे। और उनकी दो रानियां थी, एक शिवरत्ना कुंवर और एक जानकी कुंवर। 3 साल बाद शिवरत्ना कुंवर की भी मौत हो गई। उसके बाद उस समय अंग्रेजों का जमाना था, तो 1897 में अंग्रेजों ने क्या किया कि बेतिया राज को कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन कर दिया। कोर्ट ऑफ वार्ड मतलब उसमें अंग्रेज अधिकारी होते थे, और उसको कहा गया कि आप बेतिया राज की संपत्तियों की देखरेख कीजिए, निगरानी कीजिए। जी। उसके बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो बेतिया राज का जो की निगरानी का भार बिहार सरकार पर आ गया। जो राजस्व परिषद है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसको कहते हैं, उसको आ गया। 1954 में जो दूसरी रानी थी जानकी कुंवर, उनकी भी मौत हो गई। तो उसके बाद एक तरह से समझिए कि बेतिया राज जो था उसका मतलब नामो निशान मिट गया राज परिवार का। उसके बाद देखिए चल रहा था मामला। अभी जो बिहार विधान मंडल में पास हुआ है कानून, इसके बाद क्या हुआ है कि बेतिया राज की लगभग 15,000 एकड़ जमीन है बिहार में। यूपी में भी है, लेकिन यूपी में कम है, 143 एकड़ है। बिहार में 15,000 एकड़ जमीन है। ज्यादातर जमीन जो है वो चंपारण में है। अब बिहार सरकार कह रही है कि सारी जमीन हम लोगों ने ले ली, और अब जो राजस्व मंत्री हैं, भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा है कि अब हम लोग उसमें जो परिवार बस गए हैं उनको अब हम खाली करवाएंगे, मतलब हाँ, कानून का डंडा चलेगा, क्योंकि वो अवैध कब्जा है सरकारी जमीन पर। तो ये अवैध कब्जा कैसे हो गया? मतलब ये बड़ा अटपटा सुनने में लग रहा है कि जायसवाल जी कह रहे हैं कि जो लोग अभी सालों साल से बसे, आजादी के बाद से लगातार बसे, आजादी के पहले भी 19वीं सदी से बसे हुए हैं। अच्छा,
19वीं सदी से बसे हुए हैं वहां पर लोग। अब 2024 में सरकार कह रही है कि ये जमीन भाई बिहार सरकार की है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैंने कहा कि एक काला कानून है, जन विरोधी कानून है। और अब मुझे चंपारण से लोग फोन कर रहे हैं कि सर हम लोग का खाता खेसरा लॉक किया जा रहा है, ये हो रहा है, मतलब एकदम त्राही त्राही की स्थिति है। तो मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो ज्यादातर लोग बसे हैं, 1-2 परिवार नहीं, हजारों परिवार है, और ज्यादातर लोग या तो गरीब हैं या फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो उनको यदि आप रातों रात बेघर कर देते हैं और उनका कोई पुनर्वास आप नहीं करते तो वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत कानून बना है। तो अब राज्य सरकार में तो कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ, वकीलों से मैंने बात की है कि दिसंबर महीने में पटना हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी, एक PIL के जरिए, जनहित याचिका के जरिए बेतिया राज कानून को चुनौती दी जाएगी कि एक जन विरोधी कानून है। जी बिल्कुल सर, नीतीश कुमार जमीन सर्वे बिहार में करवाना शुरू कर चुके हैं और देखिए 4-5 महीने का वक्त लगभग हो चुका है। जमीन सर्वे से जुड़ा ये मामला लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जमीन सर्वे हुआ बहुत सारी जमीनें लॉक भी कर दी गई। अब ये जो जमीन बेतिया राज की जमीन है, इस पर जो लोग बसे हैं इनको सरकार लेने का प्रयास कर रही है। मैं थोड़ा ये समझना चाह रही थी कि सरकार इसके पीछे तर्क क्या दे रही है। देखिए, तर्क तो सरकार कोई भी तर्क देती है तो अपनी असली नियत तो बताती नहीं है। सरकार तो अच्छी अच्छी बातें ही करती है कि भाई उससे लोक कल्याण के कार्य होंगे, वहां मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे, अस्पताल खुलेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे। तो सरकार के पास उसके लिए और भी तो जमीनें हैं। वही तो मैंने कहा ना कि ठीक है आप कुछ भी खोलिए, लेकिन किसी गरीब आदमी को आप उजाड़ के कैसे खोलेंगे? जबकि असली मंशा सरकार की क्या रहती है वो भी हम बताता हूँ। असली मंशा सरकार की रहती है कि पहले सरकारी जमीन ले लो और उसके बाद उसको निजीकरण के नाम पर किसी पूंजीपति के हवाले कर दो, जैसा कि पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में हो रहा है ना। देश की इतनी जो राष्ट्रीय संपत्ति है वो गौतम अडानी के चरणों में दे दी गई, चाहे बंदरगाह हो, हवाई अड्डे हो, रेलवे हो। तो वही बिहार में भी होगा। और उसी की आशंका ही है कि ये लोग 15,000 एकड़ जमीन बेतिया राज का लेके गरीबों को वहां से बेदखल करेंगे, और फिर जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या बड़े बड़े पूंजीपति हैं, किसी को कारखाना के लिए दिया जाएगा, किसी को कुछ करने के लिए, और विकास के नाम पर वही लूट खसोट का धंधा होगा। एक तो अधिग्रहण कानून होता है, जब सरकार को कहीं कोई एयरपोर्ट बनाना है, रेलवे लाइन गुजारनी है या कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो सरकार जमीन अधिग्रहण करती है और बकायदा उसका जो पैसा बनता है जमीन मालिक को सरकार देती है, मुआवजा देती है। तो बेतिया राज के जो लोग हैं, जो हजारों परिवार है, सरकार क्या इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगी? उनको सीधे सीधे बेदखल कर दिया जाएगा, कोई मुआवजा राशि कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, अब तक तो सरकार ने किसी मुआवजा राशि का ऐलान नहीं किया है अब तक। दूसरी बात, जो मुआवजा राशि कई बार दी भी जाती है वो भी जिसको कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा। अब आपको सरकार ने बेघर कर दिया, कहे कि 500 रुपया लेके चलते बनिए, तो 500 रुपया में वो घर बना लेगा अपना क्या? मतलब मुआवजा राशि जो देती है, जैसे क्या होता है ना, बिहार में वृद्धावस्था पेंशन कितना मिलता है? कुछ 400 रुपए मिलते हैं महीना। ये तो मजाक ही है ना। 400 रुपया में किस विधवा का घर महीना चल जाएगा बताइए? इस महंगाई के दौर में 40 रुपए 50 रुपए किलो आलू बिकता है, आप 400 रुपए पकड़ाते इसको कहिए आप तो महीना में देख लो। तो ये सब तो एक मतलब आप खाना पूरी कर सकती हैं। और उसमें भी देखिए सिस्टम इतना भ्रष्ट है। मैं तो बार बार सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना। जो यही आपने कहा भूमि सर्वेक्षण की बात, 22 अगस्त को शुरू हुआ था भूमि सर्वेक्षण, और 15 दिनों में ही इतनी ज्यादा मतलब उसमें आप कह सकते हैं लूट खसोट शुरू हो गई कि सरकार को पैर खींचने पड़े। जबकि उस समय पलटू राम कह रहे थे कि हमने जुलाई 2025 तक दे दिया है, मतलब टारगेट की सभी भूखंडों का डिजिटल मैपिंग हो जाएगा। तो कहाँ गया आपका? बोलना तो बहुत आसान है ना, लेकिन जब जमीन पर जो धरातल परिस्थिति है, अभी दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि नहीं इसमें कोई जेन्युइन लोगों को नहीं तंग किया जाएगा, उनका हम लोग निराकरण करेंगे। तो अरे निराकरण तो तब ना होता जब सिस्टम में पारदर्शिता रहती और ईमानदारी रहती। यहाँ तो सब चीर गिद्ध बैठे हुए हैं, चाहे सीओ के ऑफिस में या DCLR के ऑफिस में क्या लूट की स्थिति है वो किससे छिपी हुई है। तो इसलिए बहुत ये मैं कह रहा हूँ। और ये पूरे जो बेतिया राज कानून हुआ है पास, इस पर मुझे विपक्ष से भी बहुत निराशा हुई है, तेजस्वी यादव से भी निराशा हुई है। अगला सवाल होने वाला जी था कि भाई आप तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, आपका ये धर्म है, विपक्ष का धर्म है कि यदि सरकार ने ऐसा काला कानून पारित कर दिया, जन विरोधी कानून पारित कर दिया, तो आप इस पर सड़क पर आइए, है ना। आप इसके खिलाफ एक ट्वीट तक आपका नहीं आया तेजस्वी का, ना आपका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है, ना आपने कोई राजभवन मार्च किया है। आप ये भी राज्यपाल से कह सकते थे कि आप दस्तखत मत कीजिए, ऐसा भी होता है। कोई भी देखिए विधेयक है वो अधिनियम तभी बनेगा राज्य में जब राज्यपाल के दस्तखत हो। तो विपक्ष को चाहिए एक शिष्टमंडल मिलकर राज्यपाल से मिले कि भाई ये जन विरोधी है, इस पर आप दस्तखत नहीं कीजिए।
तेजस्वी की खामोशी भी बता रही है कि वो अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। यही बात है ना, तेजस्वी भी तो बिरबल होता है ना, चाचा भतीजा में खिचड़ी पक रही है। तेजस्वी यादव भी 12 महीना इसमें रहते हैं, इस मतलब आश में कि कहीं चाचा का फिर मन बदले और फिर मुझे डिप्टी सीएम बना दे। तो सब आप एक पैर आपका सत्ता पक्ष की ओर है, तो आप क्या विपक्ष की भूमिका निभाइएगा। करेक्ट है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे को उठाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा। जहां तक हमें मालूम है, जरूर इसका जो विरोध हो रहा है उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा ही, क्योंकि ये मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। लोगों की जमीनें अगर सीधे ले ली जाएंगी और थोड़ा बहुत मुआवजा दे भी दिया जाएगा तो उससे उनका क्या होगा। खैर, लोग इस मुद्दे पर कितना आंदोलन करते हैं, कितना जोरों शोरों से उठाते हैं, इसे देखना होगा। और जिस तरीके से अमिताभ सर इस पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उससे भी लोगों को उम्मीदें जरूर होंगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।